Welcome back, sir. Welcome back to episode 2. Thank you. जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें आपके व्यूज सबको इतने पसंद आए दैट वी हैड टू हैव यू बैक अगेन. थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए. Thank you. सर, लास्ट टाइम कुछ वैद्यों के कुछ क्वेश्चंस थे जो रह गए थे, जो वो चाहते हैं कि हम इस बार आपसे पूछें. सो आर वी रेडी? Yes. ओके. थैंक यू सर, इतना वक्त फिर से देने के लिए. मैं फिर बोलना चाहूंगी थैंक यू. आई एम श्योर बहुत बिजी स्केड्यूल रहता होगा आपका. तो कुछ वैद्यों का सर क्वेश्चन था कि हम लोग इस्चेमिक हार्ट डिजीजेस को आयुर्वेद के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं क्या, और अगर हम कर सकते हैं तो वो चिकित्सा सिद्धांत क्या रहेगा सर? पहले हमें देखना होगा कि इस्चेमिक हार्ट डिसीज क्या है. इस्चेमिक हार्ट डिसीज यानी लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल्स बाय कोरोनरी आर्टरीज, दैट इज इस्चेमिया. एंड उस इस्चेमिक हार्ट डिसीज में क्या होता है, उस सिम्टम्स क्या क्या दिख सकते हैं हमें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है. यदि आपके मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई कम हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि उधर पेन रहेगा. बहुत बार पेन रहता है पेशेंट को, चलने पर या फिर कुछ काम करने पर या कुछ चीजें उठाने पर भी पेन रहता है चेस्ट में, या फिर कुछ भी काम, सीधा साधा काम क्यों ना हो, लेकिन उस वक्त भी पेन रहता है. उसके साथ साथ कभी कभी डिज्निया भी रहता है. दोनों मिल के रहते हैं या फिर अलग अलग रहते हैं. डिज्निया रहता है. डिज्निया में 4 टाइप्स है. डिज्निया टाइप 1, 2, 3, 4 करके. 1 जो है वो बहुत ज्यादा चलने पर उसमें डिज्निया लगता है. ग्रेड 1 जो है वो. 2 में थोड़ा सा आप थोड़ा चढ़ेंगे ऊपर थोड़ा सा भी तो फिर डिज्निया रहता है. ग्रेड 3 में ये चीज यहाँ से उठा के वहां पर रखने पर ऐसा ऐसा भी करूंगा मैं तो भी डिज्निया लगता है. और ग्रेड 4 में जो है वो बैठे बैठे भी डिज्निया रहता है, सांस लेने में तकलीफ रहती है, ये चीज रहती है. तीसरा जो है कभी कभी चेस्ट हेवीनेस भी रहता है. हार्ट पर बहुत सारा हेवीनेस रहता है और उस हेवीनेस की वजह से पेशेंट अनकंफर्टेबल फील करता है. तो ये चीजें जो है वो हमें आईएचडी में, इस्चेमिक हार्ट डिसीज में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन और वो ऑक्सीजन भी उधर कम मिल रहा है, इसकी वजह से हार्ट के मसल जो है उनमें अपने आप उसको ऑक्सीजन कम मिल रहा है, इसलिए वो पेन करेंगे. और ये सब सिम्टम्स आईएचडी में दिखते हैं. तो इस सिम्टम्स को हम हमारे आयुर्वेद की तरीके से देखेंगे तो उसमें उसको हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि वातज में पेन रहेगा, कफज में उधर चेस्ट हेवीनेस और डिज्निया रहेगा, और वो समझकर हम उसमें डालकर उसके अनुरूप चिकित्सा करेंगे. यदि चेस्ट पेन रहेगा तो आप जो वातज हृदरोग का जो फॉर्मूला रहेगा वो हम यूज करेंगे. मेरे क्लिनिक में मैंने उसकी टैबलेट्स बनाई है. कुछ वातज हृदरोग का, कफज हृदरोग का जो फॉर्मूला है, तो टैबलेट लेना पेशेंट को आसानी से पेशेंट लेता है. सप्ताहवी टैबलेट बनाकर वो मैं पेशेंट को देता हूँ, तो तुरंत उसको रिलीफ जो है वो मिल जाता है. और आयुर्वेद के हिसाब से हम देखेंगे तो उधर बहुत बार ऐसा रहता है कि पेशेंट को मोशन को क्लियर नहीं होता है, डेफिकेशन का प्रॉब्लम रहता है और गैसेस रहता है, फ्लैचुलेंस रहता है, कभी कभी उद्गार बाहुल्य भी बहुत रहता है, बेल्चिंग रहता है. उसकी वजह से भी ये तकलीफें होती रहती है आयुर्वेद की वजह से हम देखेंगे तो. और उसी में ये वातज हृदरोग, कफज हृदरोग का फॉर्मूला, जो भी सिम्टम्स रहेंगे उसके साथ साथ हमें वातानुलोमक चिकित्सा, आमाशयगत वात चिकित्सा, ऐसे चिकित्सा उपक्रम करके पेशेंट को हम 100% एलोपैथी से भी बहुत ज्यादा फास्ट, आयुर्वेद स्लो नहीं है, बिल्कुल स्लो नहीं है, बहुत ज्यादा फास्ट और परमानेंटली रिलीफ दे सकते हैं आईएचडी में. हम इस तरह से हम आईएचडी में चिकित्सा कर सकते हैं आयुर्वेद से. ओके सर, तो सिम्टम्स वाइज अप्रोच होनी चाहिए हमारे पास. अगर वातज के सिम्टम्स है तो वातज की ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि
हार्ट डिसीज है तो हृदयार्णव रस यूज किया, प्रभाकर वटी यूज किया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सिंपल सिंपल चूर्ण जो है, चूर्ण के कल्प यूज करेंगे ना तो भी बहुत सारे अच्छे तरह से रिजल्ट मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सुवर्ण कल्प यूज करना पड़ेगा या फिर रस कल्प यूज करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सीधे साधे दवाइयों में भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को। और सर जैसे हम सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो कहते हैं निदान परिवर्जन करो, और फिर योग प्राणायाम करो। तो हार्ट डिजीजेस के केस में योग प्राणायाम क्या करना चाहिए, या कौन से प्राणायाम ध्यान आप सजेस्ट करते हैं पेशेंट्स को? कोई स्पेसिफिक हार्ट डिजीज में करने किए जाने वाले प्राणायाम ऐसा है क्या? हाँ, इसमें क्या है कि अभी मैं बोला कि संप्राप्ति आप देखेंगे हार्ट डिसीज की, तो वो मोस्टली जो शुरू होती है वो एब्डोमेन से शुरू होती है, हृदय से, हार्ट से शुरू हो जाती है। तो हमें सॉरी उधर से शुरू हो जाती है, एब्डोमेन से। उधर गैसेज ज्यादा है, फ्लैचुलेंस ज्यादा है, उसकी वजह से वो जो गैस है, वो जो वायु है, वो वायु की गति जो है ऊर्ध्व गति हो जाती है, और वो ऊर्ध्व गति होने की वजह से उधर हमें हार्ट का पंपिंग वगैरह सब कुछ जो चीजें अफेक्ट हो रही है। तो हमें ऐसे प्राणायाम नहीं करना चाहिए जो ऊर्ध्व गति को बढ़ाएंगे, जैसे कि षड शोधन क्रिया जो बताई है 6, उसमें कपालभाति आती है। कपालभाति में हम सांस जो लेते हैं उस वक्त उस पेशेंट को तकलीफ हो सकती है, जिसको गैसेस है, फ्लैचुलेंस है, उसकी वजह से वो नहीं करना चाहिए। बाकी के जो प्राणायाम है वो उसमें हम कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर का पेशेंट रहता है, हाइपरटेंशन का पेशेंट रहता है, तो उसमें हमें चंद्रानुलोमन, चंद्र नाड़ी जो है उससे, यानी वाम नाड़ी से सांस लेनी है और दक्षिण नाड़ी से सांस छोड़नी है। ऐसा यदि हम करेंगे तो भी ब्लड प्रेशर में हम रिलीफ मिला सकते हैं। वैसे ही शीतली प्राणायाम जो है, शीतकारी प्राणायाम जो है, वो भी हम करेंगे ना तो भी ब्लड प्रेशर में रिलीफ मिलता है। उसके साथ साथ यदि पित्तज हृदरोग रहेगा, बर्निंग रहेगा चेस्ट में ज्यादा, तो भी हम शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम कर सकते हैं और उससे पेशेंट को अच्छी तरह से रिलीफ दे सकते हैं। परसों एक पेशेंट आया था मेरे पास, 2 दिन के पहले ही पेशेंट आया था। वो बोला कि चेस्ट में बर्निंग रहता है, लेकिन मैं यदि जुबान से सांस लूं, उसको मालूम नहीं था शीतली, लेकिन देखो वो बोला कि ऐसा मैं करूंगा ना तो एक 4-5 बार करूंगा तो मेरा बर्निंग बंद हो जाता है और मैं 4-5 किलोमीटर चल सकता हूँ। डोंगर के नाम है पेशेंट का, सरनेम जो है वो। तो फिर 4-5 किलोमीटर वो चल सकता है, कोई तकलीफ रहती नहीं। लेकिन जब स्टार्ट करता है, यदि उसको बर्निंग रहेगा चेस्ट में, तो ऐसे करके सांस छोड़ देता है जुबान से सांस लेके, तो उसको राहत मिलती है। वैसे ही हम ये जो प्राणायाम जो है हम यूज कर सकते हैं। एक्सरसाइज टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ेगी तो 100% डिज्निया, चेस्ट पेन और जो भी कुछ इस्चेमिक चेंजेस दिखेंगे ईसीजी में भी, उसमें भी फर्क पड़ता है। जैसे कि स्ट्रेस टेस्ट पे हम ट्रेडमिल पे चलते हैं, उस वक्त हमारा मेट्स जो है, यानी कितना कैलोरी आप जला रहे हो ये सब, तो उस वक्त पेशेंट बहुत बार पहले दिन 2-3 मिनट ही चल पाता है, उसके आगे नहीं चल पाता। लेकिन जैसे जैसे अपनी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी और एक्सरसाइज ज्यादा करेगा पेशेंट, सूर्य नमस्कार करेगा या फिर ज्यादा चलेगा, ब्रिस्क वॉकिंग करेगा, तो उसमें अपने आप एक्सरसाइज टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ जाती है और जो इस्चेमिक चेंजेस जो है ईसीजी में वो भी कम हो जाते हैं, इस्चेमिया भी कम हो जाता है और सिम्टम्स में रिलीफ हमें दिखाई देता है। इसलिए व्यायाम, योगासन, सूर्य नमस्कार, इन सब चीजें जो है, उसके साथ साथ प्राणायाम, ये सब चीजें हमें डेफिनेटली हार्ट डिसीज में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से इफेक्टिव रहते हैं। उसके साथ साथ यदि चिंता से हृदरोग हुआ है तो हमें मेडिटेशन जो है वो मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो भी अच्छी तरह से रिलीफ मिल सकता है, मिलता ही है, मिल सकता है नहीं, मिलता ही है। क्योंकि चिंता वर्ज हो जाएगी, या फिर मंत्र, दैवोपाश्र चिकित्सा जो है आयुर्वेद में बताई गई है, उसमें मणि मंत्र ऐसे सब चीजें है। तो मंत्र भी, कौन सा भी मंत्र, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोग के लिए कुछ अलग मंत्र है। कौन सा भी अपना आपकी जो पूज्य देवता रहेगी या फिर धन्वंतरी रहेंगे, उनका मंत्र आप बोल सकते हैं, या फिर विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी, ऐसा मंत्र का जप जो है, जाप जो है, वो आप करेंगे तो भी अपने आप वो स्ट्रेस जो है रिलीव हो जाता है और अपना जो भी कुछ ब्लड प्रेशर वगैरह जो भी कुछ रहेगा वो सब कम हो जाता है।
चिंता कम हो जाती है मेडिटेशन से। सर वो एक विट्ठल मंत्र होता है ना जो स्पेसिफिकली हार्ट पे ही काम करता है। एक्चुअली ये काम करता है, 100% करता है, 100% करता है। सिर्फ विट्ठल 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 ठ नाम पे यदि हम प्रेशर देंगे ना, सिर्फ ठ ठ ठ ठ ऐसा भी बोलेंगे ना, तो भी यदि आपके चेस्ट में पेन हो रहा है तो अपने आप तुरंत एक 20-25 बार, लेकिन जोर से बोलना है, ऐसे ठ ठ ठ ठ ऐसा नहीं करना है। ठ ठ ठ ठ ऐसा करके यदि बोलेंगे, विट्ठल 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 ऐसा करके बोलेंगे, तो अपने आप चेस्ट पेन जो है कम हो जाता है। 100% मैंने देखा है, खुद ने भी देखा है मैंने। बीच में एक गए साल 1-1.5 साल पहले मुझे भी ऐसा जरा ड्राइविंग करते वक्त मुझे ऐसा लगा कि अरे जरा सा चेस्ट पेन हो रहा है, तो मैं विट्ठल 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 करके जोर से बोलने लगा। पहले धीरे से बोला, बाद में जोर से बोलने लगा, तो अपने आप वो दर्द जो है कम हो गया। और ये 100% इफेक्टिव है। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और ये सही भी है। आप करके भी देखेंगे ना तो पता चलेगा कि सचमुच ऐसा ही है। जी सर, बिल्कुल ट्राई करेंगे। इनफैक्ट जिसको भी हार्ट डिजीज हो उनको जरूर रेफर करेंगे। सो और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे पंचकर्मा यूएसपी है आयुर्वेद का, तो हार्ट डिजीजेस में हम कोई स्पेसिफिक पंचकर्मा यूज करते हैं क्या ट्रीटमेंट के लिए? यदि एक्चुअली हार्ट डिसीज में पंचकर्म करते वक्त बहुत हमें सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि वमन वगैरह वमन करने को कहा है, नहीं ऐसा नहीं, करने को कहा है, वमन करने को कहा है। यदि उदावरत होगा तो बस्ती भी, पिप्पलादी तेल का बस्ती देंगे हम उदावरत के पेशेंट में, तो अपने आप उदावरत ठीक हो जाता है, उसका मोशन अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है। चिंचा लवन तेल जो है वो भी हम यूज करेंगे, नानोलोमन तेल, तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। उदावरत जो है उदावरत ट्रीट हो जाएगा, उदावरत ट्रीट हो जाएगा तो अपने आप हार्ट पे आने वाला जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो प्रेशर चेस्ट पे आने वाला जो कम हो गया, तो अपने आप चेस्ट पेन, चेस्ट हेवीनेस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम से सब चीजें जो है अच्छी तरह से ट्रीट हो सकती हैं। इसलिए बस्ती भी हम कर सकते हैं। विरेचन तो एक रामबाण चिकित्सा है इसमें, हार्ट डिसीज में, सीएडी में, या फिर यदि उदावरत रहेगा तो भी फिर हम अनुलोमक विरेचन, यानी बड़ा बृहद विरेचन नहीं बोल रहा हूँ मैं, अनुलोमक चिकित्सा जो है, सद्य विरेचन, डेली विरेचन, नित्य विरेचन, ऐसे कुछ ड्रग देंगे तो भी रिलीफ मिलता है अच्छी तरह से। वमन का भी फायदा है, वमन भी करवा सकते हैं, सद्य वमन हम करवा सकते हैं, लघु वमन हम करवा सकते हैं, उससे अच्छी तरह से रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है वो भी देखनी पड़ेगी। उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत सारा बढ़ा है, बहुत सारा चेस्ट पेन हो रहा है, उसको सांस उसकी फूल रही है और हम वमन दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो उसको हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन संभाल के देनी है ट्रीटमेंट। बस्ती और विरेचन जो सद्य विरेचन या फिर अनुलोमन, डेली अनुलोमन, वो अच्छी तरह से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नस्य का भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। हम नस्य से पेशेंट को यदि स्ट्रेस है, चिंता है, चिंता की वजह से ये सब यदि हो रहा है, तो हम ब्राह्मी घृत का नस्य देंगे, तो अच्छी तरह से फायदा होता है, दिखाई भी देता है और करते भी है वो सब। ओके सर। सर और कहीं कहीं हृदय बस्ती का भी वर्णन आता है कहीं कहीं, तो क्या उसके रिजल्ट्स रहते हैं हार्ट डिजीजेस में कि वो इंटरनल हम लोग नहीं दे रहे हैं, एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट रहता है सर? एक्चुअली उसकी मुझे तो जरूरत लगती नहीं है। मैं कभी कट्टी शुल्क यदि पेशेंट भी आएगा ना, यानी या फिर जानू शुल्क आएगा, मन्या शुल्क आएगा, तो भी उसको मैं कभी कट्टी बस्ती, मन्या बस्ती पहले देता था मैं, जानू बस्ती, लेकिन इसका कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ऊपर से कुछ भी ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रीटमेंट अंदर से होनी चाहिए। सिर्फ उसका मन बहलाने के लिए या फिर उसको, पेशेंट को अच्छा लगने के लिए करेंगे तो चलेगा, लेकिन एक्चुअली ट्रीटमेंट में उसका उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ ठीक है, यदि ज्यादा चेस्ट पेन रहेगा तो ऑयलिंग करेंगे, तेल लगाएंगे उधर, या फिर उधर रुद्र करेंगे तो ठीक है, लेकिन हर एक रुद्र रोग में हमें नहीं यूज करना चाहिए रुद्र। सिर्फ उधर पेन रहेगा ना, वात रहेगा, शूल रहेगा, तो उस वक्त हम यूज कर सकते हैं। कोस्टोकॉन्ड्रियल मसल्स में पेन रहेगा या फिर अंदर चेस्ट में पेन रहेगा, तो उस वक्त हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी की चीजों में उसका उतना यूज नहीं है। और बिना मतलब के पेशेंट के पैसे कमाने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए हमें।
इथिकली प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये चीजें जो है वो मायने ज्यादा नहीं रखती है। बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया सर आपने। ये काफी जगहों पे प्रैक्टिस होता है, बट क्यों प्रैक्टिस करते हैं उसका आंसर समझ में नहीं आता। सो थैंक यू सो मच हाईलाइट करने के लिए सर। और सर अगर हम एकदम स्टार्ट ही कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस, तो सब, चाहे पेशेंट हो चाहे डॉक्टर हो, हार्ट डिजीज नाम सुन के दोनों ही डर जाते हैं। तो जब वैद्य ट्रीटमेंट करने आता है तो एक डर बना ही रहता है। तो अगर वो अपना डर दूर करना चाहे तो वो डर कैसे दूर करे सर, स्पेशली हार्ट डिजीजेस के लिए? इसीलिए तो हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं हार्ट डिसीज की, डर कम करने के लिए। डर कम करना है ना, तो मैंने पिछले एक अपने सेशन में बोला था कि नॉलेज इज एंटीडोट टू फियर। डर कम करना है तो हमें नॉलेज गेन करना है, और नॉलेज गेन करना है तो ये सीरीज हमें करनी है। हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या करना है, ये सब चीजें इस सीरीज में रहेंगी। और समझो नई सीरीज भी अटेंड की ना, तो भी आपको नॉलेज तो गेन करना है। पढ़ाई करके करो, सभी संहिता पढ़ो आप, सभी मॉडर्न के बुक्स पढ़ो आप, जो भी कुछ हार्ट से रिलेटेड आएगा वो सब चीजें आपको पढ़ना है। यदि आप नॉलेज गेन करेंगे, गुरु से करेंगे, अपने दोस्त से करेंगे, बुक से करेंगे, आप से करेंगे, जो भी कुछ नॉलेज गेन करेंगे वही सहारा है, आखिरी सहारा डर मिटाने का। दूसरा कोई सहारा नहीं है। और नॉलेज गेन करेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली करेंगे, पेशेंट का डायग्नोसिस अच्छी तरह से करेंगे, जो भी कुछ रहेगा वो वातज है, पित्तज है, कफज है, सब चीजें जो है हमें अच्छी तरह से ध्यान में लेनी है कौन सा है, और उसको एग्जैक्टली उसके जो हेतु है वो कौन से है। हम इसलिए हिस्ट्री जो पिछली बार में बोला था, वो अच्छी तरह से हिस्ट्री निकालो। हिस्ट्री निकालने के बाद अपने आप आपको समझ में आएगा कि कौन सा हेतु ज्यादा, कौन से दोष बढ़ाने वाले हेतु ज्यादा हो रहे हैं। और वो दोष जो यदि हमें लक्षण से भी नहीं पता चलेगा ना, तो हम हेतु से पता कर सकते हैं कि कौन सा दोष बड़ा है। और उस दोष के हिसाब से, उस हेतु के हिसाब से हम यदि हेतु भी बंद करेंगे और चिकित्सा देंगे, तो अपने आप पेशेंट ट्रीट हो जाता है। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल ट्रिक्स है अपने, जैसे कि मैथ्स में इक्वेशंस रहते हैं फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए, और यदि वो इक्वेशन हमें पता है तो अपने आप फॉर्मूला सॉल्व हो जाता है। वैसे ही आयुर्वेद भी एक इक्वेशन जैसा ही है। हर एक सिम्टम को कैसे हमें निपटना है सिम्टम से, ये इक्वेशंस बताएंगे। इक्वेशंस यानी हमारे सिद्धांत, सिद्धांत हमें अच्छी तरह से पता चल जाएंगे, तो अपने आप डर जो है वो बंद हो जाएगा। और हार्ट डिसीज को डरने की जरूरत है ही नहीं। ये 100-150 साल का, 200 साल का ये साइंस है, मॉडर्न साइंस। उसके पहले भी हार्ट डिसीज ट्रीट होते थे। चरक संहिता में तो 5000 साल, 3000 साल, 4000 साल जो भी कुछ रहेगा, उस वक्त से सुश्रुत संहिता में बहुत अच्छी तरह से निदान लिखा है, वाग्भट में भी लिखा है, ये सब चीजें जो है। और ये सब अभी के मॉडर्न साइंस के हिसाब से जो भी कुछ हमें लक्षण, सिम्टम्स, या भी जो भी कुछ इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, उसमें हमारा जो आयुर्वेद के जो भी कुछ ग्रंथकारों ने लिखा है ना, ये सब उससे मैच करता है, मिलजुल मिलता है, एकदम एकदम मैच करता है। और उसके अनुसार हम ट्रीटमेंट करेंगे तो 100% पेशेंट ट्रीट हो जाता है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, और डर के आगे जीत है, और वो जीत देने के लिए हम हैं। राणा भी सर है, मैं हूँ, सब है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने वो सीरीज के बारे में हाईलाइट किया सर, तो बहुत सारे वैद्य जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में वो सीरीज में उन्हें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो आप थोड़ा सा अगर ब्रीफ कर पाए इफ पॉसिबल, तो विल बी रियली ग्रेटफुल सर। इस सीरीज में हम बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी लेंगे, आयुर्वेद के हिसाब से भी जो भी कुछ एनाटॉमी फिजियोलॉजी रहेगी, शरीर रचना क्रिया, वो लेंगे। वो क्रिया से और रचना से हमें पता चलेगा कि उधर रचना कैसी है। हमें तो सब मालूम है, फर्स्ट ईयर से हम सीखे हैं सब, लेकिन सिर्फ बेसिक बेसिक लूंगा। और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, एट्रियल एक्टिविटी, वेंट्रिकुलर एक्टिविटी, उधर की वॉल्वुलर एक्टिविटी, या फिर आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज जो है उसका ब्लड सप्लाई, वेनस सप्लाई, ये सब चीजें जो है वो अच्छी तरह से लेंगे हम उसमें। उसके साथ साथ रिदम जो रहता है हार्ट का, कंडक्टिव सिस्टम जो रहती है हार्ट की, वो कंडक्शन सिस्टम जो है वो अच्छी तरह से, और उसका सिग्निफिकेंस भी कि कहाँ से
कंडक्शन सिस्टम स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है, उसके बीच में यदि प्रॉब्लम कुछ रहेगा, डिफेक्ट रहेगा तो क्या होगा, एट्रिया साइन एसए नोड से एवी नोड तक जो इम्पल्स जाता है उधर यदि प्रॉब्लम रहेगा तो हमें क्या करना है, वो क्या क्या रहता है, कौन कौन सी चीजों में वो प्रॉब्लम रहता है, उससे क्या क्या डेवलप हो सकता है, एट्रियल फ्लटर होगा क्या, एट्रियल फिब्रिलेशन होगा क्या, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया रहेगा क्या, वेंट्रिकल्स में जो वो सिग्नल बाद में एवी नोड से आगे जाएगा, बंडल ब्रांच से आरबीबी, राइट बंडल ब्रांच में आरबीबी में, एलबीबी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल को जाएगा, उधर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो उधर क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे, वो कैसे हमें सॉल्व करने हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, माइट्रल वॉल कैसे काम करता है, माइट्रल वॉल में यदि स्टेनोसिस रहेगा तो क्या होगा, रिगर्जिटेशन रहेगा तो क्या होगा, एवॉर्टिक वॉल में स्टेनोसिस रहेगा तो क्या होगा, रिगर्जिटेशन होगा तो क्या होगा, ऑस्कल्टेशन एक्चुअली किधर करना है हमें मालूम नहीं रहता, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता किधर ऑस्कल्टेशन करना है, इधर उधर किधर भी लगा रहते हैं स्टेथो, लेकिन मालूम नहीं रहता कि किधर लगाना है स्टेथोस्कोप, तो वो ऑस्कल्टेशन साइड से भी हमें पता चलेगा कि उधर मरमर है क्या, उधर मरमर रहेगी तो S1 साउंड को मरमर है या S2 साउंड को मरमर है, वो हम देखेंगे, उधर S1 को रहेगी तो रिगर्जिटेशन है या स्टेनोसिस है वो देखेंगे, वो अच्छी तरह से सब सिखाऊंगा मैं। उसके बाद ECG रहेगा, ECG में PQRST ये 5 ही वेव्स है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड AVR AVL AVF V1 V2 V3 V4 V5 V6, इतना सिंपल ECG है, सिर्फ 10 लीड ECG और सिर्फ 5 वेव्स, लेकिन हर एक जगह पे ECG लीड में वो वेव्स वैसी क्यों बनती है, कैसी बननी चाहिए एक्चुअली, और उसका मेजरमेंट जो है वो कितना कितना रहना चाहिए हर एक वेव का, और वो उतना नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम रहेगा, यदि वो ज्यादा टॉल रहेगी वेव तो क्या प्रॉब्लम रहेगा, यदि वो ज्यादा उधर एम पैटर्न रहेगा तो क्या पी वेव में तो क्या प्रॉब्लम रहेगा, QRS वाइड हो जाएगा तो क्या रहेगा, QRS स्मॉल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, QRT बीच में का जो इंटरवल है वो बढ़ेगा तो क्या होगा, ST डिप्रेशन होगा तो क्या होगा, ST इलेवेशन होगा तो क्या होगा, और टी वेव टॉल रहेगी तो क्या रहेगा, या फिर P फॉलोड बाय QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो अच्छी तरह से जो भी कुछ मेजरमेंट्स दिए हैं उसी हिसाब से चल रहे हैं क्या, नहीं चल रहे हैं तो क्यों नहीं चल रहे हैं, अरिथमिया देखना है तो कौन सी लीड में है अरिथमिया हमें देखना है, जो लीड्स रहती है अपनी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड AVR AVL AVF कौन से लीड में हमें अरिथमिया देखना है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी किधर देखना है, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी किधर देखना है, एक्सिस डेविएशन किधर देखना है, और एक्सिस डेविएशन और लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी और फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक या फिर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, उसमें क्या रिलेशन है, ऐसे सब चीजें जो है ना ECG के बारे में वो सब हम देखेंगे, सब सिखाऊंगा मैं, कुछ भी रखूंगा नहीं, खुल्लम खुल्ला सिखाऊंगा, पूरा सिखाऊंगा। उसके बाद जो भी कुछ इन्वेस्टिगेशंस है हमारे, और वो इन्वेस्टिगेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, इस इको से हम क्या देखेंगे, इको में स्ट्रोक वॉल्यूम क्या रहेगा, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या रहेगा, उधर हाइपोकाइनेजिया है अकाइनेजिया है तो हमें क्या पता होगा, उससे क्या पता करेंगे हम उससे, उधर वॉल स्टेनोसिस दिख रहे हैं या फिर रिगर्जिटेट दिख रहे हैं तो हम उधर क्या करेंगे ट्रीटमेंट, ये सब चीजें जो है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, क्यों बढ़ रहा है कोलेस्ट्रॉल, एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे हो रहा है, वो एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में बताऊंगा मैं, कैसे हो रहा है कैसे होगा, और उस वक्त जो एंजियोग्राफी की जाती है तो एंजियोग्राफी से एथेरोस्क्लेरोसिस हमें पता चलता है, तो उसका उससे जो समझो 100% ब्लॉक है, मैं परसों बोला था मैं, तो 100% ब्लॉक यानी पेशेंट को ऐसा होना चाहिए ना, पेशेंट इधर जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, उसका राम नाम सत्य हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो जिंदा रहता है, तो क्यों जिंदा रहता है, 100% ब्लॉक है लेकिन फिर भी वो जिंदा है, वो अच्छी तरह से आपके क्लिनिक में आया है, आप वॉक टेस्ट ले रहे हैं या फिर ट्रेडमिल टेस्ट ले रहे हैं तो भी वो अच्छी तरह से कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, तो ये सब चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन के बारे में वो भी सिखाऊंगा। आयुर्वेद के हिसाब से जो मैं बोला अभी कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी वो भी सिखाऊंगा, उसके साथ साथ रुद्रोग में जो भी कुछ प्रकार है, वातज पित्तज कफज सन्निपातज, ये सब जो प्रकार है उसके बारे में बोलूंगा मैं। उसके साथ साथ अभी रोमेटिड हार्ट डिसीज जो रोमेटिक हार्ट डिसीज उसके बारे में भी
मैं बोलूंगा रोमेटिक हार्ट डिसीज कैसे तैयार हो जाता है, उसका आयुर्वेद से कैसे कोरिलेशन करना है, उसमें क्या ट्रीटमेंट देनी है, ये सब चीजें, कंजेनिटल हार्ट डिसीज के बारे में, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में, हार्ट फेल्योर के सिम्टम्स उसके ट्रीटमेंट के बारे में, आईएचडी के सिम्टम्स उसके ट्रीटमेंट के बारे में, सब सब जो भी कुछ आप मांगेंगे वो सब, और जो भी कुछ मुझे मालूम है वो सब मैं आपको दूंगा। आयुर्वेद से कैसे ट्रीट किया जाएगा, आयुर्वेद से लक्षण कौन कौन से दिखते हैं, और उसको और इको को एक साथ कैसे हम मैच करके ट्रीट कर सकते हैं, ये भी सब चीजें, या फिर ईसीजी को और उसको कैसे मैच करके दिखाएंगे, ये सब चीजें। उसके साथ साथ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, उसमें रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म क्या रहता है, आयुर्वेद के हिसाब से हमें हाइपरटेंशन कैसे रस धातु या फिर वात आदि चीजों से उन एंगल के हिसाब से हम आयुर्वेद से हाइपरटेंशन कैसे ट्रीट करना है वो देखेंगे, क्लेथ का विचार करके भी कैसे ट्रीट करना है वो भी सीखेंगे, वात बढ़ा है तो कैसे ट्रीट करेंगे वो भी सीखेंगे, सब चीजें सब एंगल से। उसके साथ साथ प्राणायाम कौन सा करना है, एक्सरसाइज कौन सा करना है, दैवोपाश्रय चिकित्सा कौन सी करनी है, रसायन चिकित्सा क्या देनी है, बार बार फिर प्रॉब्लम ना हो इसलिए, और पुनर्भव चिकित्सा क्या करनी है, केस टेकिंग कैसे लेना है कार्डियक पेशेंट का, केस टेकिंग लेंगे तो उससे हेतु कैसे निकालने हैं, और कैसे हम पेशेंट ट्रीट कर सकते हैं वो हेतु निकाल के, ईच एंड एवरी पॉइंट जो भी कुछ मुझे मालूम है वो सब मैं आपको बताऊंगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये सुन के आप ज्वाइन होंगे 100%। बिल्कुल। आई मीन सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा इनिशिएटिव लेने के लिए। कई बार वैद्यों के पास बहुत नॉलेज होता है बट अनफॉर्चुनेटली उन तक ही रह जाता है, वो आगे पास ऑन नहीं हो पाता। शायद यही हमारे आयुर्वेद में ड्रॉबैक भी रहा है। सो ये इनिशिएटिव लेने के लिए ही थैंक यू सो मच। और मतलब कार्डियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में फिर वी कैन नॉट आस्क फॉर एनीथिंग एल्स। सो मूविंग ऑन सर, एक वैद्य का क्वेश्चन आया था, वैद्य संदीप मेनन जी ने क्वेश्चन भेजा था, ये बिहार से हैं। ही 63 years old और वो जीपी प्रैक्टिस करते हैं। तो उनका क्वेश्चन ये था कि उन्हें जीपी प्रैक्टिस से शिफ्ट करके आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस करनी है। सो बेसिक इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा अगर इफ ही हैज टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो फिर बेसिक इन्वेस्टमेंट उनके लिए क्या है सर? बेसिक इन्वेस्टमेंट जो है वो है एक मॉडर्न का मेडिसिन का बुक, ये लेक्चर सीरीज, उसके साथ साथ अपने संहिता की पढ़ाई, अच्छी तरह से संहिता वाचन करेंगे तो बहुत काफी है। एक स्टेथोस्कोप रहेगा तो ऑस्कल्टेट करेंगे ना तो सब चीजें पता चलती है। हमें लिटरली अपने ओपीडी में ईसीजी की जरूरत नहीं है, ट्रेडमिल की जरूरत नहीं है, 2D इको की जरूरत नहीं है, हमें कोलेस्ट्रॉल चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी देखने की वैसे जरूरत नहीं है। हम अपने हिसाब से, अपने सिम्टम्स के हिसाब से यदि हम ट्रीट करेंगे ना तो सिर्फ अभी जो मैं बोला ना वो सब 5-10 हजार में सब हो जाएगा। और जो भी कुछ कल्प है, चूर्ण भी यूज करेंगे ना आप, और उसके टैबलेट भी बना के, या फिर आपको यदि टैबलेट चाहिए तो मेरे दोस्त की फार्मेसी है, उधर से मैं बनवा के भी आपको दे सकता हूँ, वो मेरे लिए बनाता है, उसको बोल के आपको भेज सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो बहुत कम कीमत में, क्योंकि मैं उसमें रसकल्प यूज ही नहीं करता। बहुत बार मैं सुवर्ण कल्प तो कभी कभार यूज करता हूँ, ऐसा 100 पेशेंट में एक आध पेशेंट रहेगा कि उसको मैं सुवर्ण कल्प दे रहा हूँ। तो ये सब चीजों की जरूरत पड़ती नहीं, बहुत कम पैसे में आप अपनी प्रैक्टिस जो है कार्डियोलॉजी की शुरू कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर बीकाराड़ के पास के जो कुछ वैद्य हैं, मेरे दोस्त हैं, जो जूनियर्स हैं, जो जीपी कर रहे थे, उनको 3-4 दोस्त ऐसे मेरे कि उसको मैंने आयुर्वेद के ट्रेन में लाया, आयुर्वेद प्रैक्टिस शुरू करने को कहा, हार्ट की प्रैक्टिस भी करने को कहा, और वो कर रहे हैं अभी। उनका पहले पूरा एलोपैथी का सेटअप था, उसमें आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर दिन मुझे फोन आता था, मुझे हर दिन मुझे तकलीफ देते थे वो लोग कि क्या करना है, ऐसा है पेशेंट, क्या देंगे, क्या नहीं करेंगे, सब चीजें मैं उनको बता देता था 100%। मुझे कुछ छिपाने की आदत नहीं है, और सब चीजें उनको देता था। उनकी प्रैक्टिस सेट हो गई है, अच्छी तरह से सेट हो गई है। नाम भी बता सकता हूँ मैं उनका, डॉक्टर अरुण पाटिल करके है, कृष्णा खड़ांगणे नाम के एक वैद्य है, सोनिया पवार नाम की एक वैद्य है,
ऐसे वैद्य जो है उनको उनकी आयुर्वेद प्रैक्टिस करने में, हार्ट कार्डियक की प्रैक्टिस करने में उनको फ्री में सब कुछ दिया है मैंने, और वो कर भी रहे हैं अच्छी तरह से प्रैक्टिस। तो इजीली बहुत कम पैसों में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि आप चाहते हैं तो आप ट्रेडमिल ले सकते हैं, ईसीजी की मशीन ले सकते हैं, या फिर ये दो चीजें बहुत है अपने लिए, ये कर सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशन बाहर से करवा के आप ट्रीटमेंट सब दे सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी आपको। ओके, सो आई होप सबने सुन लिया कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट से हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। सो आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजिस्ट मॉडर्न वाले को बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स लगती है, हमें ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है वात पित्त कफ का ज्ञान, या हमारे इंस्ट्रूमेंट है, वो रहेगा ना अपने पास तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और उसके हिसाब से दवाइयाँ, मेडिसिन और हेतु ढूंढना, यही अपनी इन्वेस्टमेंट है। नॉलेज बेसिकली हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। यस। सर, एक और वैद्य का क्वेश्चन है, ये वैद्य अद्वैत ठाकर जी हैं। इनका क्वेश्चन है कि अगर हार्ट डिजीज का पेशेंट उनके पास आता है और वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं या बीच में कहीं पे स्टक हो जाते हैं, तो फिर उनका अप्रोच कैसे होना चाहिए, वो कैसे ट्रीट करें? अगर पेशेंट उनके पास आ गया और वो कंफ्यूज्ड है कि आगे कैसे प्रोसीड करें, तो फिर कैसे अप्रोच होना चाहिए सर? मैं मेरा नंबर दूंगा, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं पेशेंट भी रहेगा ना आगे तो भी डॉक्टर्स का कॉल रहेगा तो 100% उठाता हूँ, बोलता हूँ उसके साथ, जो भी कुछ उसकी क्वेरीज रहेंगी, ऐसे गप्पे मारने के लिए नहीं, लेकिन ऐसे ही फोन आएगा ना कि ट्रीटमेंट क्या देनी है, ऐसे पूछेंगे तो 100% मैं कभी भी आपका फोन उठा के आपको उसका सॉल्यूशन दे सकता हूँ, कोई टेंशन रहेगा नहीं। कभी भी आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैं आपको मेरा नंबर दूंगा कभी भी, अपनी सीरीज में दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप वैद्य अद्वैत ठाकर जी को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और वैद्य निनाद सावरकर जी, इनका क्वेश्चन है सर कि उन्हें ईसीजी ध्यान रखने में थोड़ी मुश्किल आती है, तो अगर वो बिना ईसीजी के ही अपनी प्रैक्टिस चलाएं या काम चले तो क्या वो पॉसिबल है, या कार्डियोलॉजिस्ट को ईसीजी रीड करते आना ही चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजिस्ट को ईसीजी रीड करना आना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं वो सब लेकर आते हैं, सब डायग्नोसिस करके आते हैं बहुत बार। अभी मेरे पास पेशेंट जो आते हैं वो डायग्नोसिस करके आते नहीं है, बहुत सारे, थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट को मैं खुद डायग्नोसिस करके अपने आयुर्वेद के हिसाब से ट्रीटमेंट देता हूँ। उसका ईसीजी कभी भी नहीं करता हूँ, ईसीजी की कोई जरूरत है ही नहीं है। हमें सिर्फ अपने लक्षणों पे ध्यान देना चाहिए, पेशेंट के लक्षणों पे, और उसके हिसाब से ही चिकित्सा करनी चाहिए। इसलिए ईसीजी पढ़ना आना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभार हमारा खुद का ईसीजी रहेगा या फिर किसी अपने घर वालों का ईसीजी रहेगा, तो हमको भी खुद को मालूम होना चाहिए सीरियसनेस क्या है, इसलिए ईसीजी करना जरूरी है। तो ईसीजी आपको आता नहीं तो उसका डर कम करना जो है वो मेरा काम है, मैं आपका डर कम कर सकता हूँ। यदि आप सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपका वो डर कम हो जाएगा। ईसीजी ध्यान में रखने की सिंपल ट्रिक्स है, वो बताऊंगा, ताकि आपके ध्यान में रहेगा। और नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि सिर्फ अच्छी तरह से आयुर्वेद का नॉलेज लेंगे आप, तो अपने आप ट्रीट कर सकेंगे पेशेंट, ईसीजी की जरूरत वैसे है नहीं। ओके सर। सर, हमारे साथ कुछ वैद्य यहाँ पे भी जुड़े हैं जिनके कुछ क्वेश्चंस हैं, सो मैं माइक टर्न ऑन कर रही हूँ, जिन्हें भी क्वेश्चन हो वो 1 by 1 करके पूछ सकते हैं। आई विल स्टार्ट विद स्मिता जैन जी। यू कैन प्लीज अनम्यूट योर माइक if you are willing to ask something. हेलो, Yes, नमस्ते सर जी। नमस्ते। अच्छा डॉक्टर बनने के लिए सचमुच अच्छा गुरु जरूरी है, और मुझे वो गुरु आप में दिख रहा है। मैं 17 ईयर से प्रैक्टिस करती हूँ, हमारा आईसीयू भी है, माय हस्बैंड इज इंटेंसिविस्ट, पर वो भी आयुर्वेद में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, और इसीलिए मैं ये सीरीज कर रही हूँ। तो मुझे ये पूछना है कि मुझे ये सीरीज अटेंड करने के पहले क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, या कौन से वाग्भट वगैरह क्या पढ़ना चाहिए? आपको प्रिपरेशन के लिए अभी आप इंटेंसिविस्ट की वाइफ हैं तो आपका मॉडर्न का नॉलेज अच्छा रहेगा ही।
आप सुश्रुत संहिता में जो रुद्रोग का निदान वगैरह जो कुछ है, रुद्रोग की चिकित्सा है, वो पढ़ सकते हैं थोड़ा। अच्छा अच्छा। चरक संहिता में प्राणायतनीय, दश प्राणायतनीय जो है वो पढ़ सकते हैं आप। त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय पढ़ सकते हैं आप। मेरे पास वाग वाग्भट है सर, तो मैं वाग्भट हाँ, में क्या पढ़ सकती वाग्भट में भी आपको ये सब मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिकित्सा भी हूँ? तो रहे रुद्र मिलेगी। चिकित्सा पढ़ना है मुझे डायरेक्ट कि निदान पढ़ना है? निदान पहले, हेतु, निदान और उसके बाद चिकित्सा। अच्छा, हेतु तीनों ही क्या क्या पढ़ना है। रहते हैं, निदान क्या क्या, हेतु क्या क्या रहते हैं, संप्राप्ति कैसी होती है, ये सब चीजें, और लक्षण कौन कौन से एग्जैक्टली कौन से दोष में कौन से लक्षण रहते हैं, ये बेसिक चीजें आपको पता चलेगी तो डायग्नोसिस अच्छी तरह से हो जाएगा। ड्रग चॉइस करना ज्यादा अच्छा अच्छा मुश्किल काम नहीं देगा आपको। अच्छा। चलो, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। Okay, ma'am. I would request Farhat Sayed ji to please unmute their mic. Farhat ji. Sayed ji, am I audible to you? Okay. Anyone else willing to ask anything? Yes, ma'am, you're audible to me. Yes. You can please ask your question. You raised your hand, yes? Hello? Okay. Anyone else willing to ask anything? सृष्टि नाम के मैडम का कुछ मैसेज है शायद। जी सर। सर उनका क्वेश्चन है कि मेल 55 years old पेशेंट है ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर विद 15% LVEF with hypertension 10 years history and DM2 diabetes mellitus 2 since 5 years. Repeated episodes of pedal and abdominal edema, dyspnea while sitting, excessive coughing, sleeplessness. So above patient का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या हो सकता है सर? डिज्निया अभी बोली वो मैडम, उसके साथ साथ डीएम भी है और कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर है। सिम्टम्स ज्यादातर कफ के नजर आ रहे हैं इधर, और 50% सिर्फ इजेक्शन फ्रैक्शन बोल रहे हैं मैडम, तो बहुत कम है इजेक्शन फ्रैक्शन। उस पेशेंट को एब्डोमिनल स्वेलिंग ऐसा कुछ बोला है ना मैडम ने? सर एब्डोमिनल एडिमा एब्डोमिनल, जी जी। हाँ, तो फिर इधर उदावर्त जो है वो उदावर्त उनका ट्रीट करना चाहिए, उन पेशेंट का, रुग्ण का। और उदावर्त की ट्रीटमेंट अनुलोमक चिकित्सा और कफज रुद्रोग की चिकित्सा, और कफज रुद्रोग में जो मेडिसिन आते हैं वो अपने आप प्रमेह पे भी जाते हैं। इधर क्लेज ज्यादा रहेगा शायद उस पेशेंट में, क्लेज की चिकित्सा हमें करनी चाहिए। और कफज प्रमेह में जो कुछ ड्रग्स आते हैं, वैसे कफज रुद्रोग में भी वही ड्रग, जैसे कि शिलाजित रसायन वगैरह या चंद्रप्रभा, ऐसे भी ड्रग हम उधर यूज कर सकते हैं, शिलाजित का यूज कर सकते हैं। या और कफज रुद्रोग की चिकित्सा भी बोला मैं, वैसे अनुलोमक ड्रग और दुरित्र हिंगवादी वाचादी चूर्ण, हिंगू त्रिगुण चूर्ण, ऐसे जो चूर्ण है वो भी हम इधर यूज कर सकते हैं अच्छी तरह से, जिसका रिजल्ट अच्छी तरह से उस पेशेंट को मिल सकता है, 100% मिल सकता है। उसका स्वेलिंग रहेगा या फिर डिज्निया रहेगा, ये सब चीजें इससे कम होती जाएंगी। पेशेंट अपने आप हफ्ते 2 हफ्ते में आराम से चल पाएगा। और जिस उनके जो हेतु रहेंगे, डाइट कौन सा है, क्या क्या डाइट है, भूख लगने पर खाते हैं या फिर बिना भूख के ही खाते हैं, आजीर्णाशन आद्यशन करते हैं, वो भी देखना पड़ेगा। और आजीर्णाशन आद्यशन जो टालना पड़ेगा हमें। और उनके हेतु निकाल के, कफज हेतु रहेंगे ज्यादा तो उनको बंद करना पड़ेगा, अत्यंबुपान रहेगा तो कम करना पड़ेगा। ये सब चीजें ध्यान में रख के ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी हमें। आई होप मैम आपको आंसर मिल गया हो। और डॉक्टर नवीन मोंगा जी, यू कैन प्लीज अनम्यूट योर माइक। आपने हैंड रेस किया है फॉर द क्वेश्चन। डॉक्टर नवीन मोंगा जी, सर आर यू देयर?
Okay. Anyone else willing to ask any question can please unmute their mic. हेलो, हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी सर। सर मैं एक्चुअली 13 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। हेलो हेलो। हाँ 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 बोलिए। हेलो बोलिए बोलिए, सर सुनता मैंने हूँ एक्चुअली सुन रहा हूँ। ज्यादातर बेसिकली सर कार्डियोलॉजी की ही प्रैक्टिस करता हूँ सर मैं, मॉडर्न। अच्छा हाँ जी सर, ईसीजी भी मेरे को अच्छे से रीड करनी आती है, काफी काफी हद तक सर, रूटीन में सर। हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए सर। हाँ सर, तो हम चाहते हैं सर कि मैं हमें आयुर्वेद भी साथ में आयुर्वेद के हिसाब से भी कुछ सर, लेकिन ये है ना कि हम लोग ज्यादा हाई कोर तो आयुर्वेदा नहीं जानते सर, है ना। हेलो। हाँ हाँ तो सर। ये था कि हमें उसमें आयुर्वेदिक ड्रग की साथ में हेल्प मिलती रहे सर, ये सर थोड़ा मोटिव है हमारा सर। हाँ जी सर। एक्चुअली अच्छा अच्छा मोटिव है आपका, हाँ जी, क्योंकि अ, आप एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं और एलोपैथिक ड्रग्स यूज कर रहे हैं, मोस्टली लेकिन एलोपैथी सर, मोस्टली। हाँ जी हाँ सर। मोस्टली तो वो हाँ सब जी, ड्रग जो है ना, वो क्या कर रहे हैं, तो पूरी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती उधर, उधर सिर्फ सपरेशन है। ओके सर, समझो ओके। हाँ जी, हाँ जी। समझो उधर अभी पिडोलिडिमा है, तो आप डायूरेटिक्स देंगे, हाँ जी सर, है डाइटोर ना, वगैरह रूटीन में, ठीक सर, डाइटोर प्लस, हाँ जी बिल्कुल सर। ऐसा कुछ ना कुछ देंगे आप। तो एक्चुअली आयुर्वेद जो है वो बेसिक से ट्रीट करेगा पेशेंट को, और बहुत सिंपल है। आपको तो अभी ईसीजी आता है, आप कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं, कार्डियक पेशेंट ज्यादा दिखते हैं, हाँ सर, तो हमारा आप इलाके में नाम है सर, एज ए मतलब कि कार्डियोलॉजिस्ट जो भी लोकल लेवल पे कल हमारे पास ही आता है सर, पेशेंट जैसे भी है। हाँ जी। तो उन्हीं सिम्टम्स को आप हमें आयुर्वेद से कैसे कोरिलेट करना है, वो ओके सर। आप आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से आपको समझ पाएगा, और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है मेडिसिन जानने में। मेडिसिन भी बहुत आसान है। यदि आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो सब दवाएं बताऊंगा मैं, कौन कौन सी दवा यूज करना है, क्या करना है। हृदरोग को आपके कैटेगरी में, मॉडर्न का डायग्नोसिस जो आपको मालूम है, उस कैटेगरी में कैसे बिठाएंगे हम आयुर्वेद के हिसाब से, और कौन सी ट्रीटमेंट देनी चाहिए वो अच्छी तरह से बताएंगे, तो आप 100% आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करोगे। और एक अच्छी बात यह है कि मैं जो परसों बोला था मैं, कि भगवान के चरण में विलीन होने तक दवा लेनी पड़ती है मॉडर्न की, तो वो बंद हो जाएंगी दवाएं अपने आप, यदि आप आयुर्वेद यूज करेंगे तो। और 2-4 महीने, 15-20 दिन, इसमें भी आप रिलीफ दे सकते हैं पेशेंट को। और पुनर्भव चिकित्सा, रसायन चिकित्सा जो है, वो आप 6 महीने 1 साल भी शुरू रखेंगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, और पेशेंट ट्रीट हो जाएंगे। आपकी प्रैक्टिस और भी बढ़ेगी, क्योंकि आप भगवान के चरण में विलीन होने तक दवाइयां नहीं देंगे बाद में। यदि एक कोर्स करेंगे, आयुर्वेद से प्रैक्टिस करेंगे, तो आयुर्वेद प्रैक्टिस करेंगे, तो इसलिए आपका अभी आपने जो डिसाइड किया है कि आयुर्वेद इसके साथ साथ लूंगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपको मैं बधाई देता हूँ कि आप आएंगे इसमें और करेंगे अच्छी तरह से काम, इसलिए बधाई बोल रहा हूँ मैं, शुभेच्छा नहीं बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. Next, we have Ankit ji. Ankit ji, can you please unmute your mic? हेलो। हाँ हेलो, Yes, बोलिए। sir. नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे कि अपन ओपीडी में पेशेंट आते हैं, कोई पेशेंट आया है जैसे उसको ट्रैकीकार्डिया है और चेस्ट पेन है, पर अपने को तो एलोपैथी प्रैक्टिस चालू है, तो एटेनॉल दे सकते हैं 50 mg। पर आयुर्वेद में क्या दे सकते हैं अपन जो उसका चेस्ट पेन कम हो जाए हम्म, और 1-2 महीने बाद उसको मेडिसिन भी लेने की जरूरत ना पड़े। उसको अभी चेस्ट पेन है, ज्यादा सीवियर नहीं है, लेकिन चेस्ट पेन है। वो हमें नहीं हाँ लगता है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन है अभी, स्टैट एक्यूट हाँ मायोकार्डियल इंफार्क्शन नहीं है, या फिर है भी, तो भी हम पिछले सेशन में मैं बोला था कि उधर हम हिंगू चूर्ण जो है, घृतवर्जित हिंग, घृतवर्जित हिंग और सैंधव, यदि पेशेंट को हम दाड़िम के रस के साथ, या फिर यानी अनार के रस के साथ, या फिर संतरे के रस के साथ ऐसे भी देंगे ना, या फिर ऐसे ही देंगे पानी के साथ, तो भी चेस्ट पेन तुरंत रिलीव हो जाता है, चेस्ट पेन इसके कम सर हो जाता
हाँ टैबलेट फॉर्म में मेडिसिन नहीं अवेलेबल है क्या? क्योंकि मोस्ट ऑफ ये चीजें ना मिलती नहीं है इधर रूरल एरिया में। मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ अभी आप यदि उसको वातज हृदरोग, यदि पेन है तो वातज हृदरोग है, वातज हृदरोग की भी चिकित्सा देंगे। वातज हृदरोग का कल्प टैबलेट फॉर्म में है, वो भी आप देंगे ना, तो भी पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिलता है। यदि एमआई रहेगा, उधर क्लॉट रहेगा, तो भी हमें आयुर्वेद में बताई गई है सब चिकित्सा, लेकिन हमें वो सब कल्प जो है वो हमारे पास रहनी चाहिए। पारावत की विष्टा गोली है, वो पारावत की विष्टा हमें रखनी चाहिए, वो देंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि ज्यादा सिवियरिटी रहती है तो उस वक्त हमें उसको थ्रोम्बोलाइज करना पड़ेगा। इसलिए मॉडर्न की हेल्प लेंगे उस वक्त तो कोई टेंशन नहीं है। थ्रोम्बोलाइज करेंगे, उसके बाद अपनी ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि थ्रोम्बोलाइज करने के बाद भी उसको सिम्टम्स रहते हैं, चेस्ट पेन रहता है, हेवीनेस रहता है। या फिर अपना ड्रग देके यदि पेशेंट को रिलीफ मिलता है तो कोई टेंशन नहीं है। हिंगू देंगे आप, घृत में भर्जित हिंगू और सैंधव नमक, वो कितना देना है ऐसा किसी ने तो पूछा था परसों, वो मैं भूल गया बताने के लिए। अपना जो चम्मच रहता है घर में, हाँ सर। उसका 1/8 पार्ट जो है वो हिंगू लेंगे तो भी चलता है, और उसका उतना ही सैंधव नमक उसमें डालेंगे और उसको पेशेंट को देंगे सबलिंगुअली, या फिर जुबान पर रखेंगे सिर्फ, और वो उसको निकलेगा। तो फिर अपने आप चेस्ट पेन थोड़ी देर में बंद हो जाता है। वो चेस्ट पेन क्यों रहता है? तो उदावर्त रहता है। उदावर्त यानी अपना जो वायु जो है वो ऊपर आता है, इसलिए अपना डायफ्राम जो रहता है बीच में, एब्डोमेन और चेस्ट के, हार्ट के बीच में, हार्ट जो है रेस्ट है डायफ्राम पर, तो डायफ्राम पर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो अपने आप हार्ट पे प्रेशर बनेगा और उधर अपने हमें पेन्स होंगी। तो हिंगू से क्या होगा कि वायु का अनुलोमन हो जाएगा, अपने आप नीचे जाएगा वायु। और लवण रज जो है वो भी वायु वातानुलोमन करता है, मलबद्धता रहेगी तो मल को बाहर निकालने में भी मदद करता है। तो ये देंगे ना हम तो अपने आप गैस रिलीव हो जाएगा, थोड़ा सा डकार भी आएगा, बेल्चिंग हो जाएगा, उद्गार होने के बाद अपने आप चेस्ट का प्रेशर रिलीव हो जाएगा तो चेस्ट पेन कम हो जाएगा। ये चीज हम कर सकते हैं प्रैक्टिस में। ठीक है, थैंक यू सर। उससे ट्रैकीकार्डिया भी कम हो जाएगा क्या? हार्ट हाँ हो रेट? जाएगा ना, उसकी वजह से तो है, क्योंकि हार्ट को डायफ्राम ने दबाया, उसकी वजह से हार्ट फ्रीली वर्क नहीं कर रहा है। हार्ट फ्रीली वर्क नहीं कर रहा है, हार्ट अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन जो है वेंट्रिकल्स का वो अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, क्योंकि डायफ्राम का प्रेशर हार्ट के ऊपर आ रहा है उदावर की वजह से। यदि हम वो प्रेशर रिलीव कर देंगे तो अपने आप टैकीकार्डिया जो वो कम हो जाएगा, क्योंकि बाद में हार्ट जो है रिलैक्सली कॉन्ट्रैक्शन करेगा, अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो उसको बॉडी को जरूरत है ब्लड की, या फिर कार्डियक हार्ट के मसल्स को, मायोकार्डियम को जरूरत है ब्लड की, इसलिए वो जोर से पंप कर रहा है, इसलिए टैकीकार्डिया है। यदि उधर हम आराम देंगे उसको तो टैकीकार्डिया अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है ना सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ हेलो। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हाँ हेलो, बोलिए। हृदरोग में मर्म चिकित्सा का महत्व और मर्म कौन से मर्म की चिकित्सा देनी चाहिए? हाई ब्लड प्रेशर हो, लो ब्लड प्रेशर हो, कोई शॉक में चला गया हो या कुछ, तो कौन कौन से मर्म की चिकित्सा देनी चाहिए और किस तरह देनी चाहिए, कितनी बार देनी चाहिए? मर्म चिकित्सा के बारे में मैं बताऊंगा, मेरे पास उसके नोट्स है, लेकिन मैं यूज नहीं करता ज्यादा, इसलिए प्रैक्टिस में यूज नहीं करता, इसलिए ज्यादा आसानी से आपको अभी नहीं बता पाऊंगा। लेकिन यदि आपका नंबर मुझे मिलेगा, यस मिलेगा। मैं आपको डिटेल्स भेज सकता हूँ। यस मैं भेजूंगा। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में मर्म चिकित्सा यूज नहीं करता, उसकी वजह से ज्यादा अच्छी तरह से आपको नहीं बता सकता मैं। सर मैं यदि आपको कुछ मालूम रहेगा तो आप बताइए। हाँ मैं बता सकता हूँ। हाँ बताइए ना सर। मैं तलहदे मर्म से हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट को मैं ट्रीट करता हूँ। विथ इन 10 मिनट पेशेंट ऑलरेडी रिलीव फ्रॉम ऑल सिम्टम्स। और भ्रू मध्य, भ्रूपुच्छ, ललाट અને हनुसंधि में भी वो एक्यूप्रेशर पॉइंट करता हूँ। और जो
नेक के पीछे के 2 पॉइंट भी करता हूँ, बहुत ही 10 मिनट में कंप्लीट रिलीफ मिल जाता है। और वो जो तलहदे मर्म जो इधर का होता है वो तो मैं करता हूँ। वो जो मध्यमा अंगुली है वो 2 अंगुल नीचे हस्तल पे वहाँ 18 से 20 बार कंप्रेस करता हूँ। भले 180 प्रेशर है, आधे विथ इन मिनट के 10 लिए मिनट। हाँ आधे मिनट के लिए रखते हैं आप, अब आधी 20 बार प्रेस करना होता है उसको, तलहदे लेकिन मर्म कितने सेकंड के को। लिए रखते हैं आप फिंगर उस हाँ? वक्त? प्रेस करके वो कितने सेकंड के लिए प्रेस रखते हैं करके finger? नहीं रखता हूँ। लेफ्ट हाँ। हैंड के लिए राइट हैंड अंगूठा का इस्तेमाल करता हूँ, राइट हैंड के लिए लेफ्ट अंगुला का, मध्यमा अंगुला का जो 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 तल का जो भाग होता है 2 अंगुल से 6 अंगुली का भाग होता है, तो 2 अंगुल छोड़ के जहाँ वो जो मध्यमा ऐसे मुट्ठी लगाते हैं वहां जो मर्म बनता है वो तलहदे मर्म है मध्यमा अंगुली का, हाँ बराबर 2 अंगुली की। हाँ। वो उसको प्रेस करते हैं, बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट मिलता है सर। कल ही एक पेशेंट को मैंने ऐसा ट्रीट किया था, अच्छा 180 है। प्रेशर था, नॉर्मल कर दिया विद इन 10 मिनट। नहीं अच्छा 2 है। दिन से परेशान था। हाँ, उसमें प्राणायाम का भी इम्पोर्टेंस ज्यादा है। प्राणायाम हम करेंगे ना, हाँ। उसमें अभी मैं बोला था कि चंद्र नाड़ी प्राणायाम या फिर शीतली सितकारी, ये भी प्राणायाम हाँ। करेंगे ना तो भी ब्लड प्रेशर तुरंत रिलीव होता है। हाँ। हाँ, 3-4 मिनट में ही रिलीव हो जाता है ब्लड प्रेशर, ओके। कम हो जाता है। और और आप वो तल आप हृदय कौन का कौन जो सी बोल रहे हैं ना, मेडिसिन? तल हृदय का भी पॉइंट जो है ना, वो भी आप प्रेस करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा है पॉइंट। हृदय का तो बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट है सर, हाँ, एक्सलेंट रिजल्ट है। यस बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट विद इन 10 मिनट, विद इन 10 मिनट। यस, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। और आप कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं कार्डियक वो डिजीज के लिए सब? मैंने अभी क्या है कि जो फॉर्मूलेस बनाए उसमें षडधरण चूर्ण रहता है, अनुलोमक चूर्ण रहता है, और जो फॉर्मूले बनाए ना उसमें VH नाम का एक फॉर्मूला है वातज हृदरोग का, उसमें वात शमन करने वाली सब दवाइयां हैं। KH1 KH2 ऐसे कफज हृदरोग के फॉर्मूले हैं। पित्तज हृदरोग में PH है या फिर अर्जुन क्षीरपाक हम दे सकते हैं, या फुटकी ST और खड़ी खंड शर्करा जो है उसका शरबत दे सकते हैं हम, पित्तज हृदरोग में हम यूज कर सकते हैं। और फिर जो भी कुछ ताप्यादी लोह रहेगा थोड़ा बहुत रसायन चिकित्सा के लिए प्रभाकर वटी, लेकिन ये सब सिम्टम्स कैसे कौन कौन से हैं उसके हिसाब से देखकर, कौन सा दोष बढ़ा है वो देखकर ट्रीटमेंट दी जाती है। बराबर। हर एक को सेम नहीं रहता, डिफरेंट डिफरेंट रहता है। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। अगर आपको लेट नहीं हो रहा हो तो हम एक लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं सर, इफ यू अलाउ। यस, नो प्रॉब्लम। Okay, so Dr. Mishmi Das ji, you can please unmute your mic. नमस्ते सर। हाँ, मैं नमस्ते। जी सर, मैं एक 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ फिलहाल। जी सर, तो सर आई हैव अ क्वेश्चन, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू माय मदर ओनली। तो शी इज 56-year-old female. She has history of 10 years almost of diabetes mellitus. Okay. And we can see that not only she, even her father, he also had hypertension. Okay. That is, there is a genetic influence of that. So sir, she frequently suffers from palpitations. Okay. मतलब कभी कभार without reason also it's there. हाँ. And sometimes it gets elevated in stressful situations or any मतलब कहीं पे थोड़ा सा आवाज वो बढ़ रहा है, या फिर कभी कभार घर पे भी थोड़ा, मतलब अगर थोड़ा सा ऐसा अनप्लेजेंट थोड़ा सा सिचुएशन हो जाए तो ऐसे उनका वो पाल्पिटेशन बढ़ जाता है, और उनके मतलब पाम्स एंड सोल्स सब ठंडे हो जाते हैं। एंड शी माइट फील डिजी आल्सो समटाइम्स। सो सर, व्हाट एग्जैक्टली दिस थोड़ा भी काम माइग्रेन करने पर वो थक जाती हैं? सर वो कंडीशनल है, मतलब काम तो मम्मी पूरा दिन ही ऑलमोस्ट शी इज इन्वॉल्व इन द हाउस होल्ड वर्क्स, बट हाँ अगर बहुत ज्यादा दिस बेसिकली गेट्स ट्रिगर्ड इफ शी इज अंडर सम काइंड ऑफ स्ट्रेस, या फिर ये तब ये ज्यादा होता है, अदरवाइज इट्स देयर। सो सर कैन यू काइंडली आप यदि अभी जो सिम्टम्स बोल रहे हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा रसक्षय जैसे भी सिम्टम्स कुछ है उसमें उनमें, और
वहां पर हमें रस धातु की भी चिकित्सा अच्छी तरह से करनी चाहिए, जैसे कि ताप्यादी लोह जैसा मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं उधर, या फिर पुनर्नवा मंडूर जैसा मेडिसिन, यदि कफज रहेगी प्रकृति उनकी तो पुनर्नवा, नहीं तो ताप्यादी लोह बहुत अच्छी तरह से उधर काम करेगा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके हेतु एक बार अच्छी तरह से निकालिए आप। यदि उनको डायबिटीज है तो वेट बढ़ रहा है, वेट कम हो रहा है, वो भी सर वो उनका थोड़ा माइल्ड, मतलब क्योंकि उनका मुझे जितना समझ आया उनका शारीरिक प्रकृति इस पित्ता वाता, सो वेट गेन उनका ज्यादा इट्स नॉट एन इशू फॉर हर, बट जेनेटिकली शी हैज मतलब वो वेट गेन वाला, देयर इज स्थौल्यता इन द ब्लड स्ट्रीम, बट मम्मी में ये एक्सप्रेस नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। हाँ जी। हाँ, पाल्पिटेशन भी उनको अभी बोल रही है ना आप, तो उसका भी रस धातु से संबंध है। उसके साथ साथ पेट उनका साफ होता है क्या, मोशन को अच्छी तरह से होता है क्या उनको? वो कभी कभार थोड़ा ऐसे मतलब वो हो जाता है कि शायद कभी कभार रुक्षता या फिर वो जो वो टेनिसमस वाली फीलिंग कभी कभार। हाँ, और फ्लैचुलेंस रहता है क्या, आद्मान रहता है क्या? वो मतलब खाने के ऊपर डिपेंड करता है, उतना वैसे नहीं रहता, बट उनको कभी कभार बहुत ऐसे दर्द होता है दिल के वहां पे और हृदय के वहां पे थोड़ा बहुत कभी कभार दर्द होता है, तो ये कुछ कुछ ऐसे कंडीशन। थोड़ा सा उदावरत की भी चिकित्सा देनी चाहिए उनको, वातानुलोमक चिकित्सा देनी चाहिए उनको। और हेतु में यदि वात बढ़ाने वाले ड्रग्स कुछ हैं, द्रव्य कुछ हैं, जैसे कि बीन्स रहेगी या फिर मटर रहेगा, ये सब चीजें जो है, या फिर बेसन का कुछ रहेगा, तो उधर अभी जो आप बोली ना रुक्ष हो रहा है स्टूल को, तो ये सब वात वात बढ़ने के लक्षण है, उदावरत के लक्षण भी दिख रहे हैं उनमें। तो ये देखेंगे और उसकी ट्रीटमेंट करेंगे और वो हेतु हम बंद करेंगे और उनको अनार या फिर संतरा, ऑरेंज जो है वो, या फिर मौसम्बी, ऐसा उसके साथ यदि आप द्विरुत्र हिंगवादी चूर्ण ऐसा कुछ देंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैस फ्लैचुलेंस कम होना चाहिए, शंखवटी देंगे तो भी चलेगा, प्रवाल पंचामृत देंगे तो भी चलेगा। उसके साथ साथ ताप्यादी लोह देना जरूरी है। प्रभाकरवटी में जो भी कुछ कंटेंट है ज्यादा यूज नहीं करता मैं, लेकिन उसमें जो भस्म है, लोह भस्म वगैरह, तो वो भी हार्ट को या फिर उनका रस धातु जो है वो बढ़ाने को मदद करेंगे। पाल्पिटेशन कम होने के लिए आप अर्जुन का क्षीरपाक भी दे सकते हैं आप उसके साथ साथ। ओके, अर्जुन का क्षीरपाक। सर हमारे मतलब घर पे है अर्जुन का एक पेड़, सॉरी सर मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जी सर, तो मतलब वो हम डायरेक्ट क्या उसका वो वलकला हम यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, उसकी ऊपर की छाल निकालो जी। ऊपर की जो रफ छाल रहेगी वो निकालो और उसके अंदर की छाल ले लो और अपना जो फिंगर रहता है उतनी छाल, 2 कप पानी और आधा कप दूध, ऐसा करके यदि आधा कप दूध जितना लिया है उतना वहां तक उबाल कर लेंगे आप तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में 1 बार या 2 बार देंगे ना तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। जी सर। सर वो जो आपने बोला था थोड़ी देर पहले, मतलब आम्ल द्रव्य जो जो आपने मतलब सजेस्ट किया था, सर हम क्या उसमें वो यूज कर सकते हैं, नींबू यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? यदि चेस्ट पेन वगैरह रहता है ना तो नींबू थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिजोरा नींबू या फिर मालूम जैसे मातुलुम जो बोलते हैं, जी जी वो जी वो भी आप उधर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। सर एक क्वेश्चन है मुझे लेकिन ये जानना था वात कफज रहेगा ना तो ही, पित्तज जी। रहेगा तो नहीं देंगे, बर्निंग रहता है ना तो नहीं देंगे हम। हाँ ओके सर, ओके। हाँ मुझे सर एक्चुअली यही जानना था कि मतलब कौन से केस में नींबू हम नहीं दे सकते। हाँ ठीक है, तो सर नॉर्मल मतलब बेटर लेकिन होगा अगर बहुत हम ज्यादा नहीं दे। देना है, नहीं तो फिर जी नींबू की वजह से ज्वाइंट पेन या फिर रक्त दुष्टि ऐसी सब चीजें हो जाएंगी। हाँ, जी सर। जब तक जी सर। सिम्टम्स है तब तक, सिम्टम्स बंद सब बंद। जी सर, तो मतलब दादिमा ये सब अगर हम देंगे तो उससे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, दाड़िम हम उपद्रव देंगे नहीं ना होगा? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दाड़िम नित्य सेवनीय द्रव्य है, जी जी तो आप अनार दाड़िम जो है वो हमेशा दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पका हुआ चाहिए, सर। जी सर। अच्छा नहीं होना सर चाहिए। उनको एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल की भी आ, ऐसे मतलब बॉर्डर लाइन में उनकी कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, तो सर वो भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में। फ्राइड डाइट, फ्राइड कुछ रहेगा वो कम करो, हम्म जब भूख लगेगी ज्यादा तभी खाने को दो,
उससे कम जी। 4 निवाले कम भूख से 2। हम्म, सुबह बिना खाए कुछ एक्सरसाइज करने को कहो, जब तक जी। डिज्निया नहीं होता, जब तक स्वेटिंग नहीं आता तब तक हम्म, एक्सरसाइज करेंगी तो अपने आप रिवर्ट हो जाएगा, वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब नॉर्मल हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल एचडीएल अपने आप बढ़ जाता है एक्सरसाइज करने से, और एचडीएल बढ़ेगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल, तो वीएलडीएल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स ये सब कम हो जाएंगे अपने आप। जी सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, अगर पॉसिबल, इफ इट्स फाइन। एक क्वेश्चन हाँ, सर पूछूं? जी सर। तो सर वो हम जो बोलते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल या फिर एचडीएल, उसमें सर बेस्ट कौन सा बोल सकते हैं? क्योंकि ऐसे तो तेला में हमको, मतलब हमने जितना पढ़ा है उसमें तो तिला तेला को बोला जाता है कि बहुत अच्छा होता है, पित्ता के लिए घृता होता है। बट सर अगर किसी को कंज्यूम करना है, वो हेल्दी फैट्स वाला, अभी डाइट कल्चर में और ज्यादा वो ऐसा हो रहा है, तो सर हम कौन सा मतलब रेकमेंड कर सकते हैं फॉर वेट लूज या फिर फैट लॉस के लिए? हम क्या रेकमेंड कर सकते नहीं, तेल कौन सा भी यूज करो, लेकिन उसको फ्राई मत करो। यदि आप फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे, फ्राई करेंगे, तो अपने आप फ्री रेडिकल्स जो है वो तैयार हो जाते हैं। वो फ्री रेडिकल्स अंदर जाएंगे, एंडोथेलियम और मेसोथेलियम तक जाएंगे फ्री रेडिकल्स, उधर जाके जी। वो इकट्ठा होके उधर इकट्ठा होंगे, उसको मोनोसाइट जाके पकड़ेंगी। मोनोसाइट्स अपने आप 2-3 दिन में खत्म हो जाती है, तो उधर फोम सेल्स तैयार हो जाएंगी। फोम सेल्स तैयार हो जाएंगी तो उधर प्लाक तैयार हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस तैयार हो जाएगा, ऐसे कोलेस्ट्रॉल तैयार हो जाएगा उधर। ये मैकेनिज्म है, इसलिए फ्राई मत करो। कौन सा भी तेल आप आपके एरिया के हिसाब से, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में राई यानी मोहरी बोलते हैं, उसका तेल यूज करते हैं। साउथ इंडिया में कोकोनट का तेल यूज करते हैं। महाराष्ट्र में ग्राउंडनट का तेल यूज करते हैं। वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तेल जो है वो रिफाइंड नहीं होना चाहिए, फिल्टर्ड होगा तो अच्छा रहेगा। यदि ऑयल की मिल रहती है, पहले रहती थी गांव गांव में, उससे यदि हम निकालेंगे, अभी भी लकड़ी घाना वगैरह रहता है, तो उससे हम निकालेंगे, या फिर आयरन का भी घाना चलेगा, स्टील का भी घाना चलेगा, लेकिन फिल्टर्ड ऑयल जो है वो लेंगे, और उसको फ्राई नहीं करेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कौन सा भी तेल यूज कर सकते हो आप इसे। और फिर तिल तेल को तेल बोला, तेल यानी तिल तेल ऐसा ही बोला जाता है, तो आप जी सर। डाइट में तिल तेल भी यूज कर सकते हो, लेकिन योग्य प्रमाण में सब ये चीजें होनी चाहिए। ओके। जी सर, थैंक यू सो मच सर, इतना कुछ जानने को मिला। नमस्ते सर। वेलकम। Anyone else willing to ask question? Last Hello, sir. question. जी. हेलो सर, हाँ हेलो, बोलिए। आप कार्डियक अरेस्ट हो या कार्डियक अटैक हो या इस्चेमिक जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो, इसमें रसौषधि का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, कॉमन? रसौषधि बहुत कम यूज करता हूँ मैं, ज्यादा नहीं करता हूँ मैं। कौन कौन सी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल चूर्ण पे ही करते हैं? मेरा चूर्ण पे ही ज्यादा प्रैक्टिस है। चूर्ण की टैबलेट्स बनाई मैंने फॉर्मूला के हिसाब से, वही टैबलेट्स देता हूँ, क्योंकि पेशेंट चूर्ण आराम से नहीं ले पाता, इसलिए उसकी टैबलेट्स देता हूँ मैं। तो भी ये 3 डिसीज में ज्यादातर चूर्ण इतने ही असरकारक है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। और तुरंत रसौषधि तुरंत तुरंत रिजल्ट मिलते हैं। रसौषधि कौन कौन सी इस्तेमाल करते हो आप? रसौषधि में अभी कुछ भी नहीं यूज करता। हृदयार्णव बिल्कुल नहीं यूज करता मैं। भस्म के कल जो बोला मैं अभी, प्रभाकर वटी, ताप्यादिलो, इतना यूज करता हूँ। हाँ, स्वर्णकल बिल्कुल यूज, एक आध बार मैं महालक्ष्मी विलास, सुचेखर ऐसा दूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा स्वर्णकल में कभी कभार। और मैं एक अनुभव अपने वो शेयर कर दूं। वो कोरोना पीरियड में था, तब बहुत अच्छे से काम किया है। क्या? सतपुटी अभ्रक भस्म थे कार्डियक हाँ, प्रॉब्लम शीतल के। अभ्रक भस्म। हाँ, ओके। और यस। वो जो त्रिलोक्य चिंतामणि रस था, बहुत ही अच्छा, जो 2-2 महीने से ऑक्सीजन पे थे, नहीं, क्या है, लोगों को सब ठीक किया। अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी ऑक्सीजन भी कंटेंट जो छूट है ना। गया उसका, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ऑक्सीजन है। भी छूट गया, बहुत लेकिन काम किया। इतनी ज्यादा महंगी दवाइयाँ देना नहीं पड़ता है,
बहुत सस्ती चूर्णों में काम हो जाता है। तो सस्ती में इस कंडीशन में आप कौन कौन सी देते? मुझे तो पता है कि मैं जो कोरोना पीरियड में वो बहुत अच्छा काम किया, ऑक्सीजन 2 महीनों से चलता था, वो भी मैंने छुड़ा है। तो आप कौन सी काष्ठ औषधि देते हो? काष्ठ औषधि में वावड़िंग है, रासना है, हरितकी है, हिंग है, पिंपली है, हाँ, ये सब चूर्ण है, कुटकी है, यष्टि है, शालीपर्णी है। शालीपर्णी को स्थिरा बोलते हैं, उसका दुग्ध देंगे तो हार्ट हृदगत वात के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ओके। हाँ, अर्जुन क्षीरपा पित्तजूर्त रोग में बहुत अच्छा काम करता है। ये द्रव्य जो है, हरित की रासना, पिंपली, अभी जो सब बोला मैं, विश्व, ओवा, जीरक, ऐसे जो द्रव्य हैं वो यूज करता हूँ, और उन्हीं द्रव्य में हो जाता है सब कुछ। ओके सर। त्रैलोक्य चिंतामणि, महालक्ष्मी विलास, ये सब, सुवर्ण सूत शेखर, ये यूज ज्यादा नहीं करता और करने की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि सस्ते में ड्रग में मैं पहले एक क्वेश्चन था किसी का कि इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगती है। यदि आप आपने बोला 5,000 से यूज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, पेशेंट के भी कॉस्ट बढ़ जाती है, बिना मतलब के कॉस्ट बढ़ जाती है। यदि छोटे ड्रग्स में काम होता है तो क्यों बिना मतलब के सुवर्णकल्प यूज करना? बात सही है। तो हमारा एक्सपीरियंस था, ऐसा क्या उपयोग किया था तो नहीं, अच्छा है किया आपने, अच्छा है, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ऑक्सीजन को छूड़ा है, 2 कंटिन्यूस 10 आवर 24 आवर ऑक्सीजन लेना पड़ता था, उससे हमने छुड़ाया है अप्रैल और मई में, गत अप्रैल में बहुत अच्छा काम किया है। ओके, अच्छा है। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। सर हेलो सर। हाँ, हेलो सर। सर अभी ये पॉडकास्ट और कोर्स के बारे में कुछ बताएंगे सर? आपको मतलब फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया सर, पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है करके। आप ग्रुप पे ज्वाइन है क्या, आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजी ग्रुप पे? हाँ सर। हाँ, तो फिर उसमें सब चीजें आ रही है ना। अभी आज पॉडकास्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली आज से हमारा सीरीज शुरू होने वाला था, लेकिन अभी छुट्टियां हैं, इसलिए जरा हमने 1 तारीख तक बढ़ाया उसको। 1 तारीख के बाद सीरीज शुरू हो जाएगी कार्डियोलॉजी की। मतलब किधर शुरू होते सर? व्हाट्सएप पे अपडेट करते क्या? व्हाट्सएप पे सब आ रहा है ना, अपने आयुर्वेदिक कार्डियोलॉजी ग्रुप पे सब आ रहा है। यदि आप उधर जो फॉर्म दिया है, गूगल फॉर्म, वो गूगल फॉर्म यदि आप भरेंगी तो उसमें सब डिटेल्स आ जाती हैं। वो डिटेल्स आप फिल करेंगी तो अपने आप उस ग्रुप को ज्वाइन हो जाएंगे। जो ग्रुप कार्डियोलॉजी की सीरीज का जो ग्रुप है, उसमें आप अपने आप ज्वाइन हो जाएंगे। मतलब फॉर्म कहाँ मिलता है सर? मैम, कहाँ से आपको लिंक मिला है, वहीं उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ओके मैम, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। So I guess that's it for today. काफी वक्त ले लिया आपका। Yes. और हर बार की तरह कुछ ना कुछ नया पर्सपेक्टिव ही जानने को मिला, जो पहले कभी सोचा नहीं था। सो थैंक यू तो शायद बहुत ही छोटा वर्ड है, जो हमें आपसे नॉलेज मिलता है उसको तो थैंक यू तो एटलीस्ट नहीं फुलफिल कर सकता, बट रियली थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। थैंक यू। वील मीट इन द सीरीज नाउ। आई एम श्योर बहुत कुछ है जिसको हमको सीखने को मिलेगा। So that's it for today. That's it for today, everyone. We'll meet in the series now. किसी को कोई भी डाउट हो regarding the series तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, जिस भी ग्रुप से आपको नंबर मिला है वहाँ पे आपको टेक्स्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको पूरा फॉर्म वगैरह मिल जाएगा। So that's it from our side. That's it for today, sir. Thank you so much. Thank you. Okay. Good night, sir. Good night. Good night all of you.